एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ द सिख्स, यानी कि जो सिख थे उनका राइज कैसे होता है। तो 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले सिख धर्म की स्थापना की थी, 15th सेंचुरी में पंजाब में। अब 15th सेंचुरी के पंजाब का यहाँ पर क्या मतलब है, जो पाकिस्तान और इंडिया में जो लोकेटेड है पंजाब, उन दोनों को मिलाकर बात हो रही है, क्योंकि 1947 में ना इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, तो ये पंजाब अलग अलग हो जाते हैं। भारत के पास में ये पंजाब रह जाता है और जो पाकिस्तान था उसके पास में इतना बड़ा पंजाब अलग हो जाता है। ठीक है, तो डिवीजन से पहले जो पंजाब था वो लगभग इतना बड़ा था, तो हम इस पंजाब की बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटे से पंजाब की बात नहीं हो रही जो कि भारत में है, उसकी बात नहीं हो रही है। 15th सेंचुरी में सिख रिलीजन जो था, या जिसे हम सिखिज्म कहते हैं, वो इस्टेब्लिश किया था गुरु नानक देव जी ने। और इन्होंने क्या मैसेज दिया था, इक्वालिटी का, कंपैशन का और वननेस ऑफ गॉड का, यानी कि सबके लिए समानता हमें रखनी है, हमें दया रखनी है सबके लिए, और जो गॉड है वो एक ही है। ठीक है, जिसे ये सिख लोग क्या बोलते हैं, एक ओंकार, यानी कि भगवान या ईश्वर एक ही है, सबके अलग अलग भगवान नहीं हैं। तो गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर्स बने उन्हें सिख बोला गया। मतलब फॉलोअर कैसे बने, क्योंकि एक लीडर खड़ा हुआ है, उसने जो है वो अलग धर्म की स्थापना करी है, अलग अपने विचार दिए हैं, तो कुछ लोग उनको फॉलो करेंगे ना, तो वही फॉलोअर हो गए, और जिन फॉलोअर को हम सिख बोल रहे हैं। ठीक, अब जो सिखिज्म था यानी सिख धर्म जो था वो प्योरली एक स्पिरिचुअल मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ था। स्पिरिचुअल मूवमेंट यानी कि मेन जो फोकस था वो धर्म पर, भक्ति पर और अच्छी लाइफ जीने पर था। अच्छी लाइफ इन द सेंस कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, सच के साथ में जीवन जीना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, शुरुआत में कोई भी आर्मी या फिर कोई पॉलिटिकल गोल इनका नहीं था, यानी कि सेना वगैरह ये लोग नहीं रखते थे। शुरुआत में सिर्फ एक स्पिरिचुअल मूवमेंट मात्र है जो सिखिज्म है वो। ठीक है, मेन फोकस क्या है, धर्म पर, भक्ति पर और सच्चाई पर। ठीक, अब जो उसके बाद के जो सिख गुरु आते हैं उनको मजबूरन क्या करना पड़ता है, उनको आर्मी वगैरह रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो मुगल रूलर्स थे, कुछ मुगल रूलर, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, इंटॉलरेंस दिखा रहे थे, मतलब दूसरे धर्मों के प्रति बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, लोगों को फोर्सफुली अपने धर्मों को मनवा रहे थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे। तो इस सब की वजह से जो सिख गुरु थे, बाद के सिख गुरु, उन लोगों ने क्या किया था, बाद में आर्मी रखना शुरू कर दी थी, मिलिट्री की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो मुगल एम्परर जो जहांगीर था, इसे ये लगा था कि गुरु अर्जन देव जो थे उन्होंने उसके रेबेलियस सन खुसरो का साथ दिया है। जहांगीर के बेटे का नाम क्या था, खुसरो। ये खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, तो जहांगीर को ये लगा था कि गुरु अर्जन देव ने क्या किया है, इसका साथ दिया, इसको शरण वगैरह दे दी, अपने पास रख लिया है, इसको मदद कर रहे हैं इसकी। ठीक है, लेकिन ये ऐसा सिर्फ जहांगीर को लग रहा था, ऐसा सच नहीं था, क्योंकि जहांगीर को उसके कोर्ट वालों ने भड़का दिया था, जो दरबारी थे, इसीलिए। तो उसने क्या किया, जहांगीर ने गुरु अर्जन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया और फिर उनकी डेथ हो गई गुरु अर्जन की, जहांगीर की वजह से। ठीक है, अब जब ये घटना होती है, गुरु अर्जन देव की जब डेथ होती है, तो इससे गुरु अर्जन के जो बेटे थे और उनके जो सक्सेसर आते हैं, क्योंकि जो गुरु सिखों में बन रहे थे उनके भी वो सक्सेसर के बेसिस पर बन रहे थे, मतलब एक का बेटा फिर दूसरा गुरु बनेगा, फिर इसका बेटा गुरु बनेगा, कुछ इस टाइप से चल रहा था। तो अर्जन देव के बेटे थे गुरु हरगोविंद। ठीक है, इन गुरु हरगोविंद ने क्या किया था, मार्शल ट्रेनिंग यानी कि सेना को ट्रेन करना शुरू कर दिया, लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, और इन्होंने एक सिख आर्मी बनाना शुरू कर दी। ठीक है, अब इसी सिख आर्मी ने, इसी जो सेना इन्होंने बनाई थी, इन्होंने कई सारे बैटल्स लड़े मुगलों के खिलाफ। तो बेसिकली 10 गुरु रहे सिखों में। ठीक है, इन गुरु के नाम अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, इन्होंने ही सिख धर्म एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इनके बाद में गुरु अंगद देव आते हैं, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, और 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव। इन्हीं गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, इसके बाद में इनके बेटे हरगोविंद थे तुम्हारे 6वें गुरु। ठीक है, इन्हीं 6वें गुरु ने क्या किया था, मिलिट्री की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। इनके बाद में और भी गुरु आए, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण सिंह, फिर गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो अभी आगे गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की बात भी की जाएगी।
तो इस चैप्टर में जो पंजाब मेंशन किया गया है वो है इंडिया और पाकिस्तान का मिलाकर जो पंजाब है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में सिखों का एक सेक्रेड टेक्स्ट है, मतलब एक पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हिंदुओं में भगवद गीता पवित्र मानी जाती है, ठीक है, मुस्लिम्स में कुरान बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, क्रिश्चियंस में बाइबल मानी जाती है, उसी तरीके से सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है। इसको सबसे पहले कंपाइल किया था गुरु अर्जन ने। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर के हिम्स यानी कि जो भी गुरु तेग बहादुर ने अपने प्रवचन दिए, उपदेश दिए, जो भी बातें कहीं वो जोड़ी गई बाद में। मतलब इसकी कहानी क्या हो रही है, सबसे पहले जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जन देव, इन्होंने अपने से पहले जितने भी गुरु थे उन सब की बात जोड़ी, जैसे हम बाणी बोलते हैं, ये बाणी जोड़ी, मतलब इनकी 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 इनकी, और गुरु अर्जन देव ने अपनी खुद की बाणी जोड़कर क्या बना दिया था, आदि ग्रंथ बना दिया था। उस समय पर इसे बोलते थे हम आदि ग्रंथ, ठीक है। इसके बाद गुरु अर्जन देव के बाद में हरगोबिंद सिंह, हरराय, हरकृष्ण आए। इन तीनों में से किसी की भी बाणी नहीं जोड़ी गई। फिर गुरु तेग बहादुर आते हैं। गुरु तेग बहादुर ने भी अपनी कुछ बातें कहीं, लेकिन इनकी बातें, गुरु तेग बहादुर की बातें कौन ऐड करता है, गुरु गोविंद सिंह ऐड करते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के बेटे थे, ठीक है। तो इन्होंने गुरु तेग बहादुर की बाणी किस में जोड़ी थी, गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ी थी, और अंतिम रूप दिया था गुरु ग्रंथ साहिब को। और उसके बाद में गोविंद सिंह ने ये बोल दिया था कि अब कोई भी ह्यूमन गुरु नहीं बनेगा, अब जो फाइनल गुरु है, जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, वो है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। यही फाइनल गुरु रहेगी सिखों की। ये चीज़ डिक्लेयर की थी गोविंद सिंह ने। तो इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब बनी, और उसके बाद में यही जो सुप्रीम है सिखों की वो बन गई। 10वें गुरु के बाद में कोई भी ह्यूमन गुरु नहीं बना, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब हमें ये बताती है कि देयर इज़ वन गॉड फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए एक ही गॉड है, जिसने अर्थ को धर्म के होम के रूप में एस्टेब्लिश किया है, धर्म का घर माना है। यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर धर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये अंग्रेज़ों ने ये गलत समझ लिया है कि उन्होंने धर्म को रिलीजन से जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में हमेशा से धर्म का मतलब रहा है ड्यूटी, ठीक है। जो इंसान जिसका जो काम है वो अगर उसको सही से कर रहा है, वही उसकी ड्यूटी है, वही उसका धर्म है। जैसे कि राजा का धर्म क्या होता है, अच्छे से शासन करना, प्रजा को खुश रखना, ये सब होता है ना, वही चीज़ है धर्म। तो यहाँ पर जो धर्म मेंशन किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, उसका मतलब है कि ट्रुथ के साथ इंसान जिए, ठीक है, इंसान को जस्टिस मिलनी चाहिए, ये चीज़ धर्म है, ठीक है। इसके अलावा मोरालिटी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए लोगों के बीच में, उनकी ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी है सब लोग अच्छे से उसको निभाएं, सही तरीके से अपनी लाइफ जिएं, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, ये सब है धर्म। तो इसी धर्म के घर के रूप में जो गॉड है उसने इस अर्थ को इस्टेब्लिश किया है, तो मतलब सभी को एकदम सही राह पर चलना चाहिए, वो बात गुरु ग्रंथ साहिब बता रही है, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रही है कि सिखों को ट्रुथफुलनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ इसमें बताई गई हैं। ट्रुथफुलनेस यानी कि सच के साथ जीना, कंपैशन मतलब कि लोगों के लिए दया रखनी है, ठीक है, किसी पर भी अत्याचार नहीं करना है। ह्यूमिलिटी का मतलब हो गया एक ऐसी क्वालिटी कि तुम अपने आप को सबसे ऊपर ना समझो, ठीक है, मतलब तुम ये ना समझो कि तुम और लोगों से सबसे ज़्यादा बेहतर हो, कुछ ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं, सब इक्वल हैं, इसीलिए यहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई है। मतलब बेसिकली आपको ईगो नहीं रखना है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। और सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना है, और किसी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है कि ट्रुथ सबसे हाई है, ट्रुथ इज़ हाई बट हायर स्टिल इज़ ट्रुथफुल लिविंग। मतलब ट्रुथ तो सबसे ऊपर है, लेकिन उससे भी ऊपर अगर कुछ है तो वो है ट्रुथफुल लिविंग, यानी कि सच्चाई के साथ में जो जीवन है कि नहीं, सच्चाई के साथ अगर तुम लाइफ अपनी जी रहे हो तो वो ट्रुथ से भी हाई है, ठीक है। क्योंकि जो सच है, मान लो किसी को अगर पता भी है लेकिन वो उसको बता नहीं रहा है, वो सच्चाई से अपनी लाइफ जी नहीं रहा है, जबकि उसे सच मालूम है, ठीक है, लोगों के साथ में गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी और ने ये चीज़ गलत की है, उसको पता है, लेकिन फिर भी वो ट्रुथफुल अपनी लाइफ नहीं जी रहा है, सच्चाई के साथ में नहीं जी रहा है, तो फिर वो सच किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ पर जो चीज़ हाई रखनी होगी वो रखनी होगी ट्रुथफुल लिविंग, कि सच के साथ में जीना सबसे ऊपर है, सच से भी ज़्यादा ऊपर है। इसके बाद में 1675 में कश्मीरी पंडित का एक ग्रुप था, ये गुरु तेग बहादुर के पास में आए, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमें प्रोटेक्शन दे दो रिलीजियस परसिक्यूशन से, मतलब इन पर रिलीजियस अत्याचार हो रहे थे क्योंकि ये पंडित हैं,
ठीक है। और वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, केंद्र में कौन बैठा हुआ है, मुगल्स बैठे हुए हैं जो कि मुस्लिम्स हैं। तो अत्याचार हो रहा था। इसी वजह से ये पंडित आते हैं गुरु तेग बहादुर के पास में। गुरु तेग बहादुर ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ हूँ। ये खड़े हो गए उनके साथ में, ठीक है। लेकिन इनको अरेस्ट कर लिया गया था और औरंगजेब ने इनसे कहा कि तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो तो तुम बच जाओगे, वरना तुम मार दिए जाओगे। तो इन्होंने मार्टरडम यानी कि शहादत स्वीकार कर ली, यानी कि अपनी डेथ इन्होंने स्वीकार कर ली रादर देन अपने बिलीफ को चेंज करने के, ठीक है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और इनके जो 2 डिसिपल्स थे यानी कि इनके 2 शिष्य थे उनको वो उनकी डेथ हो गई थी टॉर्चर की वजह से। लेकिन उसके बाद भी गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया था कि मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूँगा, मैं अपना धर्म परिवर्तित नहीं करूँगा। तो इसकी वजह से औरंगज़ेब ने ऑर्डर दिया कि इनको मरवा दो पब्लिकली, सबके सामने, ठीक है। इनका सर कलम करवा दिया गया था चांदनी चौक में जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। फिर रिस्पॉन्स में क्या होता है, जब गुरु तेग बहादुर की डेथ हो जाती है, औरंगजेब इनको मरवा देता है, तो गुरु तेग बहादुर के बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें और लास्ट गुरु रहे सिखिज्म में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खालसा को इस्टेब्लिश कर लिया था। खालसा कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1699 में। ये खालसा क्या था, एक मार्शियल ब्रदरहुड था, मतलब एक सैन्य संगठन या एक मिलिट्री ग्रुप था जिसमें सेना थी। बात सीधी ये है, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये जस्टिस पर, इक्वालिटी पर और फेथ को डिफेंस करने पर, मतलब जस्टिस, इक्वालिटी और लोगों के धर्म की रक्षा पर ये फोकस कर रहा था जो खालसा था। और फिर ये खालसा ग्रुप जो है वो मुगल फोर्सेस के साथ में लड़ाई भी करता है, ठीक है। इनका सिद्धांत था कि चाहे लाइफ जाए, चाहे अपनी जान चली जाए, लेकिन हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी फेथ के लिए हमें लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। ये था खालसा का मेन फोकस, ठीक है। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने खालसा को एस्टेब्लिश किया था, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद में ये गुरु गोविंद सिंह की एक मिनिएचर पेंटिंग है, मतलब एक छोटी पेंटिंग जिसमें चीज़ों को बारीकी से बनाया जाता है। तो ये बीच में गुरु गोविंद सिंह बैठे हुए हैं, इनके हाथ पर ये हॉक यानी कि बाज बैठा हुआ है। इनके पीछे एक फेरी जैसी लग रही हैं जो एंजल होती हैं या हम जैसे परी बोलते हैं, ये ऐसा लग रहा है ये परी हैं, लेकिन ये शायद परी नहीं है। ये कोई डिवाइन एनर्जी हो सकती है जो कि गुरु गोविंद सिंह से ही रिलेटेड हो कुछ, है ना। इनकी पावर को दिखाने के लिए ये इनको बनाया गया हो, या फिर ये पेंटिंग का कोई पार्ट हो सकती है, पता नहीं है ये क्या है। और इसके अलावा ये सेवक हैं जो इनके ऊपर छाता लगा के खड़े हुए हैं, ठीक। अब इसके बाद में जो बात हो रही है वो अभी हमने देखा था कि गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवा दिया गया था चांदनी चौक में, ठीक है। ये चांदनी चौक क्या है, ये बहुत फेमस शॉपिंग एरिया है दिल्ली में। तो यहीं पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब लोकेटेड है, ठीक है। अब ये जो गुरुद्वारा है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है भाई, तो सबसे पहले जो शीशगंज साहिब है वो देख लो। ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है देखने पर, चांदनी चौक में लोकेटेड है। अब ये वही जगह है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवा दिया गया था पब्लिकली, ठीक है। तो सिखिज्म में गुरुद्वारा क्या होता है, बेसिकली प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने की जगह, जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है उसी तरीके से, ठीक है। और जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है ये वही साइट है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर को मारा गया था। 9th सिख गुरु थे, ठीक है। 1675 में इनका सिर कलम किया गया था। फिर ये हिस्टोरिक गुरुद्वारा यूनिकली ऑनर किया जाता है सिख रेजिमेंट के थ्रू। ये सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की ही एक यूनिट है, ठीक है, मतलब एक सेना की ही यूनिट है, मिलिट्री यूनिट है हम कह सकते हैं। और ये सिख रेजिमेंट क्या करती है, हर साल जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें ये प्रेसिडेंट के सामने, मतलब प्रेसिडेंट प्रेजेंट होते हैं उनके सामने, इस गुरुद्वारे को सैल्यूट करती है ये सिख रेजिमेंट, ठीक है। 1979 से ये हर साल होता चला आ रहा है। तो ये गुरुद्वारा फेथ और सेक्रीफाइस का एक पावरफुल सिंबल है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने सेक्रीफाइस ही की थी अपनी लाइफ, अपनी फेथ के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था गुरु तेग बहादुर ने, कि उन्होंने टॉर्चर सहना पसंद किया, उन्होंने मरना पसंद किया रादर देन कन्वर्ट टू इस्लाम, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्यों किया भाई, वो सीधा सीधा इस्लाम में कन्वर्ट कर जाते तो उन्हें मरना तो नहीं पड़ता कम से कम, लेकिन उन्होंने ये चूज़ नहीं किया। ऐसा क्यों भाई, और उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि उनका ये जो सेक्रीफाइस है वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो ज़रा इसका आंसर अगर हम देखें तो गुरु तेग बहादुर को ये लगता था कि रिलीजियस फ्रीडम जो है, एक इंसान की जो धार्मिक स्वतंत्रता है और हर एक इंसान का जो राइट है अपनी खुद की फेथ फॉलो करने का, वो हर एक इंसान के पास में होना चाहिए।
और जब इंसान के पास में राइट होगा तो कोई भी उसे फोर्स क्यों करेगा भाई, वो क्यों दूसरे की बात में आकर अपना धर्म को चेंज करेगा वो, राइट। फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ने से और इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने टॉर्चर सहना पसंद किया रादर देन कॉम्प्रोमाइज हिज बिलीव्स। गुरु तेग बहादुर ये बिलीव करते थे कि इनजस्टिस के अगेंस्ट में खड़े होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो खड़े हुए थे, वो आगे आए थे, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी ताकि लोग समझ सकें, ठीक है। उन्होंने ये सोचा था कि उनका सेक्रीफाइस लोगों को इंस्पायर करेगा कि वो लोग अपनी खुद की फेथ के लिए, अपने बिलीव्स के लिए खुद लड़ सकें, खुद खड़े हो सकें, अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि हर एक इंसान के पास में राइट है कि वो खुद अपने बिलीफ को फॉलो कर सके, अपनी मर्जी से फॉलो कर सके, किसी के फोर्स में आकर नहीं, ठीक है। उनका जो मार्टिरडम है यानी कि उनकी जो शहादत हुई है वो बाद में एक टर्निंग पॉइंट बनी सिख हिस्ट्री में, क्योंकि उनकी डेथ के बाद में ही तो गुरु गोविंद सिंह ने फिर खालसा बनाया, जो खालसा बाद में मुगल से लड़ता रहा। फिर इसके बाद में ये पूछा गया है कि व्हाट वैल्यूज डिड द सिख गुरुज एंड द खालसा एम्बॉडी, ठीक है। कौन सी वैल्यूज थी भाई, तो इक्वालिटी की वैल्यू थी, जस्टिस की वैल्यू थी, करेज की, कंपैशन की मतलब लोगों के प्रति दया, फिर सर्विस की, ये तो बहुत ही ज़्यादा हम देख भी सकते हैं गुरुद्वारों में जो लंगर होता है वो सर्विस को ही दिखा रहा होता है, लोगों के प्रति सेवा करना इनका जो मेन धर्म है वो मानते हैं सिख लोग अपना। फिर इसके अलावा रिलीजियस फ्रीडम इनकी वैल्यू थी और सेक्रीफाइस करना इनकी वैल्यू में था, ठीक है, ये सारी वैल्यू थी। फिर ये जो वैल्यूज़ हैं ये आज के वर्ल्ड में कैसे रेलेवेंट है ये पूछा जा रहा है, तो ये आज के वर्ल्ड में इसीलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये लोगों को एनकरेज करती हैं। क्यों, कैसे एनकरेज करती हैं कि सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करें लोग, ठीक है, और इनजस्टिस के अगेंस्ट में खड़े हों और इक्वालिटी ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें, ठीक है, मानवता जो होती है उसको प्रमोट करने की बात ये वैल्यूज़ हमें सिखाती हैं, ठीक। फिर उनकी मदद करें जिनको ज़रूरत है और ह्यूमन राइट्स को और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये आज के वर्ल्ड में रेलेवेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। तो जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है वैसे वैसे सिखों का राइज होने लगता है। वैसे तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन 1707 से शुरू हो गया था, औरंगजेब की डेथ से शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद में वीक सक्सेसर्स आते हैं, तो धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है। और इसके अलावा जो मराठास हैं वो भी अटैक्स कर रहे हैं मुगल्स पर, जो कि अगले चैप्टर में हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे ही, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी सिख कॉन्फेडरेसी जो थी यानी कि जो अलग अलग सिख ग्रुप थे वो खड़े हो रहे थे पंजाब रीजन में, ठीक है। दे वर अल्टीमेटली यूनिफाइड, मतलब उनको यूनिफाई किसने किया था, महाराजा रणजीत सिंह ने यूनिफाई किया था। जैसे मान लो ये अलग अलग ग्रुप खड़े हो गए पंजाब वाले रीजन में, ठीक है, ये अभी एक नहीं है, ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह आते हैं तो इन्होंने क्या करा था, इन सारे ग्रुप्स को इकट्ठा कर लिया और एक जो है वो साम्राज्य की स्थापना कर दी, एक एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया जिसको हम बोलते हैं सिख एम्पायर। 19th सेंचुरी तक आते आते, क्योंकि 19th सेंचुरी तक मुगल एम्पायर भी ख़त्म हो जाता है और उधर अंग्रेज़ जो हैं वो भारत में राज करने लगते हैं, तो अंग्रेज़ों से भी लड़ रहे होते हैं ये सिख लोग और मुगल्स तो उधर ख़त्म हो रहे थे तो उनसे भी लड़ाई करती हैं ये। तो बेसिकली जो सिख एम्पायर एस्टेब्लिश किया था वो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था 19th सेंचुरी में। रणजीत सिंह के पास में मिलिट्री एक्यूमेन था, मतलब उन्हें मिलिट्री पावर की अच्छी खासी समझ थी, सूझबूझ थी कि युद्ध कैसे करना है, सेना को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, सब कुछ वो अच्छे से जानते थे। उनके पास में डिप्लोमेटिक स्किल्स भी थी, मतलब कि बातचीत के थ्रू, एग्रीमेंट्स के थ्रू, लोगों के साथ में रिलेशन बनाने के थ्रू जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वॉर ही की जाए, ठीक है। तो ये बात ये जानते थे रणजीत सिंह, तो डिप्लोमेसी भी इन्होंने अपनाई थी। फिर इनमें रिलीजियस टॉलरेंस भी था क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान ये करते थे। अब जब ये सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी इनके पास में तो इससे एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनेगा ना, है ना। सेंट्रलाइज्ड सिख एम्पायर उन्होंने बनाया, यानी कि जो अलग अलग ग्रुप बैठे हुए थे पंजाब वाले रीजन में, अलग अलग सिख कॉन्फेडरेसी जो बनी हुई थी, उन सभी को एक करके एक सेंट्रलाइज्ड क्या बना दिया, एम्पायर बना दिया कि अब जो मेन डिसीजन लेगा वो सेंटर लेगा, और ये सेंटर में कौन है, महाराजा रणजीत सिंह है। तो ये सिख एम्पायर फैला हुआ था नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में कहाँ पर, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। देखो ये जो मैप है यहाँ पर मुगल एम्पायर फैला हुआ था, लेकिन ये मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है तो ये वाला रीजन मुगल्स के हाथ में से निकल जाता है, ठीक है। जब मुगल्स के हाथ में से निकल गया तो अब यहाँ पर सिख एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है। भारत का नॉर्थ वेस्ट यही तो है,
तो नॉर्थ वेस्ट इसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी आता है, और ये है नॉर्थ वाला पार्ट भारत का। तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के जो पार्ट थे वो वहाँ पर सिख अम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे कि लाहौर, मुल्तान, ये सब सिख अम्पायर में आ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर ये सब सिख अम्पायर में ही आ रहे हैं, ठीक है। 1839 का ये अम्पायर यहाँ पर शो किया गया है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये अम्पायर इस्टेब्लिश किया था महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। पार्ट ऑफ कश्मीर भी इसमें आते हैं। और मिड 19th सेंचुरी तक आते आते, मिड 19th सेंचुरी का मतलब है बीच की जो 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 से 1899 का जो टाइम है वो 19th सेंचुरी है। तो लगभग 1850 के आसपास की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, जो सिख अम्पायर था इन्होंने मुगल रेमनेंट्स का रेजिस्टेंस किया। रेमनेंट्स यानी कि मुगल छोटे मोटे तुच्चे मुच्चे से बचे हुए हैं, छोटे छोटे एरिया में, बस पूरा इतना बड़ा अम्पायर अब यहाँ पर रह नहीं गया है। तो जितने भी बचे हुए हैं उनसे ये लड़ाई कर रहे हैं, और बाद में ब्रिटिश एक्सपेंशन हो रहा है उससे भी लड़ाई कर रहे हैं। कौन? सिख, ठीक है। तो ये हो गई सिखों की बात, कैसे इस्टेब्लिशमेंट होता है, क्या इनका धर्म रहता है, कितने गुरु रहे, ठीक है। और खालसा का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये सब हमने देख लिया। अब ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये क्या है, ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, इसमें दिशाएं भी दिखाई गई हैं। ये ग्राफिक समअप है चीफ डायनेस्टीज़ का, जो इस चैप्टर में बताई गई हैं। जितनी भी डायनेस्टीज़ यहाँ पर इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं उनको एक ही जगह पर ये ग्राफ जो है वो ले आया है। इनकी जोग्राफिकल लोकेशंस के साथ में यहाँ पर इनको शो किया गया है। तो सबसे इधर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। इधर साउथ है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट की दिशा साउथ वेस्ट हो जाएगी, साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा साउथ ईस्ट वाली दिशा हो गई। तो अब ये दिशाएं हैं, ठीक है। इन्हीं दिशाओं के बेसिस पर यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टीज शो की गई हैं। तो नॉर्थ में थी दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में मुगल अम्पायर आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अहोम थे, सब कुछ हमने पढ़ ही लिया है। फिर ईस्ट में ईस्टर्न गंगा टेरिटरी थी, साउथ ईस्ट में गजपति किंगडम था, साउथ में होयसलास थे, बाद में विजयनगर अम्पायर आता है। साउथ वेस्ट में बहामनी सल्तनत थी, वेस्ट में राजपूत थे, नॉर्थ वेस्ट में सिख थे, ठीक है। अब मैप के थ्रू थोड़ा सा देख लो जिससे और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए ये चीज़ आपको। तो सबसे पहले नॉर्थ की जब हम बात करें तो नॉर्थ में थी दिल्ली सल्तनत, और बाद में ये मुगल अम्पायर आ ही जाता है, ठीक है। अब नॉर्थ के बाद में आ जाओ, कौन सी वाली दिशा आ जाएगी नॉर्थ के बाद, नॉर्थ ईस्ट आएगी, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन थे, ये अहोम बैठे हुए थे यहाँ पर। इन अहोमों ने इन मुगल्स को और दिल्ली सल्तनत दोनों को ही नहीं बढ़ने दिया था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बाद में अब यहाँ पर ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो ईस्ट में था ईस्टर्न गंगा टेरिटरी, ठीक है। इस मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पर ईस्टर्न गंगा टेरिटरी थी। उसके बाद में ईस्ट वाली दिशा हो गई। अब साउथ और ईस्ट के बीच की दिशा साउथ वेस्ट में जब हम देखें तो साउथ वेस्ट में थे, यहाँ पर इस मैप में अच्छे से शो किए गए हैं, ये थे गजपति रूलर्स, जो कि उड़ीसा वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश वाले कोस्टल रीजन में फैले हुए थे। फिर उसके बाद में साउथ में थे विजयनगर अम्पायर, और इस विजयनगर अम्पायर से पहले यहाँ पर होयसलास बैठे हुए थे, ठीक है। बाद में विजयनगर अम्पायर बनता है। उसके अलावा फिर साउथ वेस्ट की बात हो रही है, यानी कि इस वाले रीजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहामनी सल्तनत थी, ये आप देख पा रहे होगे। फिर वेस्ट में राजपूत थे, जो कि इस मैप में दिखाए गए हैं, यहाँ पर ये राजपूत बैठे हुए थे वेस्ट में। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में थे सिख, ये सिख हो गए, हमने देख ही लिए। और नॉर्थ वेस्ट के बाद में वापस से हम आ जाते हैं नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ में हमने देख ही लिया है दिल्ली सल्तनत थी या मुगल अम्पायर, ठीक है। ये मैप के थ्रू आप समझ गए, ये तीनों मैप एक बार में देख लो, अच्छे से समझ लो, सारी डायनेस्टीज़ की लोकेशन अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। तो इसके बाद में ये हो जाता है सिखों का टॉपिक। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रिंग इंडिया, यानी कि जो अलग अलग टाइम पीरियड रहे उनमें भारत को किस तरीके से चलाया जाता रहा, कैसे भारत पर शासन किया जाता रहा, वो ज़रा अब हम देख लेंगे अगली वीडियो में, जिसमें दिल्ली सल्तनत के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और मुगल्स के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। यही दो टॉपिक हैं इसमें। इसके बाद में लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता था वो हम देख लेंगे अगली वीडियो में, उससे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।